Hello dear students, today we are going to start our fourth unit, electromagnetic induction. Fourth unit, first part. Electromagnetic इंडक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे EMI से भी डिनोट कर सकते हैं। अभी तक हमने थर्ड यूनिट में स्टडी किया है कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्किट है, कोई वायर है, कोई कॉइल है या किसी तरह से भी कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पर किसी करंट कैरिंग एलिमेंट जो करंट को कैरी कर सकता है लेकिन उसमें करंट नहीं है, उसके चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम बना दें तो क्या कोई एलिमेंट के अंदर से करंट फ्लो स्टार्ट हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। अगर कोई वेरिएबल, याद रखना, फिक्स्ड नहीं, कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है किसी एलिमेंट के, मतलब किसी कंडक्टर के चारों तरफ, तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो सकती है। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर वो सर्किट एक कंप्लीट सर्किट है तो उसके अंदर से करंट फ्लो स्टार्ट हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो टॉपिक है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जनरेशन या इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हेंस द करंट इन ए सर्किट बाय चेंजिंग या वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक सर्किट में या एक एलिमेंट के चारों तरफ? या तो उसकी पोजीशन को चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा कर दो, या उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दो। तो ऐसा कैसे भी करके आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना है, एंड बाय वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट एन इंड्यूस्ड EMF, एंड इफ यू विल क्लोज द सर्किट देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब इसमें एक मेन टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसके बारे में आप स्टडी कर चुके हो लास्ट यूनिट में। अब अगर कहीं पे आप एक मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कहीं पे तो ज़्यादा क्रॉस करेंगी, कहीं पे कम क्रॉस करेंगी। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, इनको काउंट करने के लिए एक पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इसको फाई से डिनोट करते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एरिया ए। अब कहीं पे कोई कंपोनेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइंस आर क्रॉसिंग दिस एरिया इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो आपने नंबर ऑफ लाइंस किस डायरेक्शन में एज्यूम करना है? जो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। अब जैसे यहाँ पे तो ये किसी एंगल पे है, अगर नॉर्मल में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हेलो भैया, अगर आपको इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को ऐसे बोलो कि इसकी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लो। तो ये क्या बनेगा? BA cos थीटा।
मतलब एरिया का वो कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कोई एरिया इटसेल्फ ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया के बीच में एंगल क्या बन जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? जो एरिया के ऊपर नॉर्मल होता है उसकी डायरेक्शन। तो बी और एन के बीच में यहाँ पे कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो कोस 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो दैट विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द एरिया इन द नॉर्मल डायरेक्शन, दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं वेबर। वेबर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था, तो इसकी यूनिट बनती है वेबर। अब अगर 1 वेबर को डिफाइन करना है कि 1 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 1 वेबर व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला is in the perpendicular direction of an area 1 meter square। अब अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो देन इट विल बिकम 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 वेबर। तो 1 वेबर का मतलब क्या हो गया? अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया के जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर है परपेंडिकुलर रखा हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और उस एरिया का मैग्नीट्यूड 1 मीटर स्क्वायर है और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जितनी नंबर ऑफ लाइंस उस पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से क्रॉस करवाएगा, उन टोटल नंबर ऑफ लाइंस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी नोन एज 1 वेबर इफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन नंबर ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी नोन एज 1 वेबर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वेबर। अब इस 1 वेबर में क्या है कि इसमें कई बार आपसे इसकी एक दूसरी ऐसा ही यूनिट पूछता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। जैसे वेबर का मतलब क्या बन गया? ऐसा ही यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट ए ऐसे लिखते हैं। तो बी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा? F बाई क्यू वी, और ये है एरिया। अब यहाँ पर F है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। Q है चार्ज, चार्ज के बारे में आपको पता है कि करंट एम्पेयर इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू टी। तो इसको मैंने लिख दिया A इंटू टी। अब बच गया V। V है वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड। तो मीटर नीचे सेकंड ऊपर, और ये है मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो ये बच गया न्यूटन सेकंड मीटर पर यूनिट टाइम इनटू में ए। अब ये ऊपर सेकंड है नीचे टाइम है, तो टाइम से और सेकंड दोनों सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई एम्पेयर। न्यूटन मीटर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये किसकी यूनिट होती है? ये तो जूल की यूनिट होती है, ठीक है, सॉरी एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये क्या बन गया? जूल पर एम्पेयर। तो दिस इज जूल पर एम्पेयर। अब जूल को तो एज इट इज रखो, एम्पेयर को हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम।
तो चार्ज पर यूनिट टाइम को ऊपर ले जाओ, टाइम को हम सेकंड लिख देता हूँ। अब जूल या वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो वोल्ट सेकंड। इसलिए वेबर किसके बराबर होता है? वोल्ट सेकंड के बराबर होता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट वेबर इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो वेबर किसके बराबर होता है? वोल्ट सेकंड, वोल्ट पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। राइट ऑप्शन इज वोल्ट सेकंड। तो नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिटेल में कैसे पता चला? वेबर और हेनरी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स से कुछ कंक्लूजन निकले थे। पहले हम वो एक्सपेरिमेंट 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय देयर एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे एंड हेनरी। फेराडे एंड हेनरी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम नाम देंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, ऐसे नाम रहेगा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। यहां पर क्या है? एक क्वाइल है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई एक क्वाइल है। ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये एक बार मैग्नेट है। मान लिया दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो यहां पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? ओके, इट इज विजिबल। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? इस बार मैग्नेट को वेरी किया, मतलब एक बार इसके पास में लेके आए, एक बार इससे दूर लेके गए। तो आपको पता है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे बनेंगी। साउथ से इनवर्ड, नॉर्थ से आउटवर्ड। तो उन्होंने क्या पाया? जब इस बार मैग्नेट को हम इसके पास में लेके जाते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी पोजीशन को वेरी करते हैं, गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन दिखाता है। फिर सेकंड उन्होंने क्या पाया? जब इसको दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है। फिर थर्ड उन्होंने क्या पाया कि अगर हम इसको तेजी से इसके पास लेके जाते हैं तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो ज़्यादा आती है। फोर्थ क्या पाया? अगर तेजी से इसको दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा आती है। अब यहाँ चारों बातों से हमें क्या पता चलता है? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कि इसके अंदर कोई करंट आया, क्योंकि जब इसके अंदर कोई करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब हम इसको पास में लेके आए, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, गैल्वेनोमीटर ने एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया। जब इसको दूर लेके गए तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल विल बी रिवर्स, अपोजिट हो गई। उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो भी अपोजिट आया। तीसरी बात क्या है? अगर तेजी से इसके पास लेके आए तो इसके अंदर ज़्यादा करंट इंड्यूस हुआ, इसलिए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी ज़्यादा आई। फोर्थ क्या है? जब तेजी से इसको दूर लेके गए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट तो इंड्यूस हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग दिखाई। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार मैग्नेट को अगर आप एक कंडक्टर के पास में कभी लेके जाओ कभी दूर, लगातार उसकी पोजीशन को चेंज करते रहोगे, देन यू विल गेट ए वेरिएबल करंट इन दिस सर्किट। इसके अंदर आपको एक करंट मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया कि अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वो एक करंट को जनरेट कर सकता है।
नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने कि उसने इसमें करंट इंड्यूस किया बाय दी हेल्प ऑफ करंट। दूसरा वहां मैग्नेट जो रखा हुआ है उसकी जगह में उसने एक करंट कैरिंग क्वाइल ले ली। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। यहां पर क्या है, ये एक क्वाइल है, ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसमें एक दूसरी क्वाइल है, इसके अंदर हम अपने से एक करंट देते हैं। जब इसके अंदर एक करंट देंगे, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इसके बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। थर्ड यूनिट में हम ये स्टडी कर चुके हैं। अब उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इस करंट कैरिंग क्वाइल में इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पास में तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, दूर जितना जाएंगे तो ये डाइवर्ट होके वीक बनेगा। तो एक बार तो इस क्वाइल को इसके पास में लेके आए, एक बार दूर लेके गए, एक बार पास एक बार दूर। पास जब लेके आएंगे तो इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आएगा, दूर जब इसके पास दूर इससे लेके जाएंगे तो इसका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको महसूस होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि लगातार मैग्नेटिक फील्ड अब फिर वेरी होता है। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या पाया, जब इसको पास में लेके आते हैं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाता है, जब इसको तेजी से लेके आते हैं तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाता है, जब तेजी से दूर लेके जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा रीडिंग दिखाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हमारे को कंक्लूजन निकल गया कि अगर एक करंट कैरिंग क्वाइल है और उसकी पोजीशन लगातार वेरी करती है, देन इट कैन इंड्यूस ए करंट इन अनदर क्वाइल। तो उसकी वजह से उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो सकता है। अगर वो डायरेक्शन अपनी अपोजिट करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड विल आल्सो रिवर्स। अगर उसकी पोजीशन का जो चेंज है वो फास्ट होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय वेरिएबल करंट। अब क्या किया थर्ड में, ये जो क्वाइल है इसको फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन ये जो करंट है इसको वेरी कर दिया। ये जो बैटरी है इसके ईएमएफ को कम ज़्यादा करके इसके अंदर जो करंट है, जो हमने इसके अंदर करंट दिया था वो वेरी कर दिया। अब इसमें वेरिएबल करंट आएगा। जब कम करंट आएगा तो इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो भी कम, जब ज़्यादा करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा। जब हमने डायरेक्शन को अपोजिट करके देखा तो इसके जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो गई। तो आप अगर करंट को वेरी करोगे इन दिस क्वाइल तो यू विल गेट द वेरिएबल करंट या वेरिएबल इंड्यूस्ड करंट इन दिस क्वाइल आल्सो। इफ यू विल change the direction of current in this coil, you will get the opposite current या opposite deflection in the galvanometer in this coil। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चलता है कि अगर एक क्वाइल के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो उस ईएमएफ की वजह से उसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसका क्या कारण है, क्यों होता है, ये काज क्या है? तो इसका कारण ये है कि ये इसको अपोज करता है। इसका मतलब ये है कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है करंट को इंड्यूस करवाने में।
जैसे जैसे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसके वेरिएशन को ये अपोज करेगा। ये चाहेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरी ना करे। उसको अपोज करने के लिए ये अपने अंदर एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। उस ईएमएफ की वजह से इसके अंदर करंट स्टार्ट होगा। उस करंट की वजह से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसके अपने मैग्नेटिक फील्ड से ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना चाहता है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए इसमें करंट बना। करंट बनने के लिए ईएमएफ होना जरूरी है। तो मेन फर्स्ट क्या बनता है? ईएमएफ बनता है फॉर अपोजिंग इट। तो इसको अपोज करना है, इसका ये अपने नेचुरल जो अपनी पोजीशन उसको नहीं चाहता कि चेंज हो, इसलिए इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये कितना होता है? इसके दो लॉ बनाए हैं। इसके दो लॉ बनाए फैराडे ने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ ये कहता है कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड इट विल बी लास्ट सो लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज कंटिन्यूअसली। इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ चेंज होगा, इंड्यूस होगा कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तक ये चेंज होता रहेगा तब तक इसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस होता रहेगा। अगर इसका वेरिएशन या इसका चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स का होना बंद हो जाएगा तो इसके अंदर ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। सेकंड लॉ क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड is directly proportional to the change in magnetic flux per unit time। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डी फाई बाई डी टी। अब ये ईएमएफ क्यों जनरेट होता है? इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए। इसलिए इसका चेंज और इसका इंड्यूस होना ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे और इसको लेंजे लॉ भी बोलते हैं। लेंजे लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेंजे ने ये बताया था कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो इसका अपोज करने के लिए होगी, इसका कारण बताया था। तो फैराडे का सेकंड लॉ से जो कंक्लूजन निकलता है उसी को बोलते हैं लेंजे लॉ। दिस इज नोन एज लेंजे लॉ। अब इन सारे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि हम या तो मैग्नेटिक बार को इसके पास में लेके जाते हैं फिर दूर लेके जाते हैं, या करंट कैरिंग कॉइल को पास में लेके जाते हैं फिर दूर लेके जाते हैं। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ा मतलब किसी चीज़ को लेके आना, लेके जाना, मतलब यू हैव टू सप्लाई सम मैकेनिकल वर्क। उसकी वजह से क्या होता है? करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है। करंट का इंड्यूस होना या ईएमएफ का इंड्यूस होना, इसका मतलब क्या है? यू आर गेटिंग सम इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसका मतलब क्या है? यू आर सप्लाइंग मैकेनिकल वर्क एंड यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इसका मतलब यू आर गिविंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी का कोई वेस्ट नहीं है, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लीकेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये एक्सपेरिमेंट्स जो आपको अभी मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है? यस, देयर इज एनर्जी कंजर्वेशन इज अप्लीकेबल। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।